पता है, एक बात कही जाती है कि ये मवेशी सिर्फ जानवर नहीं, ये तो किसान का चलता फिरता बैंक है। सोचिए, ये एक लाइन कितनी गहराई से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की सच्चाई बताती है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये गांव आखिर चलता कैसे है, और इसे समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। कहानी है एक किसान राम भरोसे और एक गांव के अधिकारी लेखपाल की। इनकी नज़रों से हम उस पूरे सिस्टम को देखेंगे जो हमारे ग्रामीण भारत की रीढ़ है। तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से। गांव में सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? ज़मीन, है ना? और इस ज़मीन का सारा हिसाब किताब जो रखता है वो है लेखपाल। तो आखिर ये लेखपाल होता कौन है? देखिए, लेखपाल गांव की ज़मीन के सारे रिकॉर्ड्स का रखवाला होता है। मतलब ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम हो तो सबसे पहले आप लेखपाल के पास ही जाएंगे। और एक मज़ेदार बात, पहले इन्हें पटवारी कहा जाता था। ये नाम 1952 में चौधरी चरण सिंह ने बदलकर लेखपाल कर दिया था। अब लेखपाल के पास एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज होता है, खतौनी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये ज़मीन का फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है। एक परिवार के पास गांव में जितने भी खेत हैं, उन सबका ब्यौरा एक ही जगह पर, इसी खतौनी में। और हाँ, इसे हर 6 साल में अपडेट भी किया जाता है। और ये कोई मामूली सा कागज नहीं है। आपको पता है, इस खतौनी में पूरे 23, जी हाँ 23 अलग-अलग कॉलम होते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना डिटेल्ड रिकॉर्ड होता होगा। अब इतने सारे रिकॉर्ड हैं तो इन्हें अपडेट रखना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। इसी के लिए लेखपाल को साल में 3 बार खुद खेतों पर जाकर जांच करनी पड़ती है। इसे कहते हैं पड़ताल। और ये पड़ताल हमारे 3 मुख्य फसली मौसमों के हिसाब से होती है। खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से, रबी की 1 जनवरी से और जायद की पड़ताल 1 मई से शुरू हो जाती है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि गांव में शासन कैसे चलता है। मान लीजिए हमारे किसान राम भरोसे का पड़ोसी से कोई झगड़ा हो गया। अब क्या होगा? इसी सवाल से हम समझेंगे कि गांव में छोटी बड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है। देखिए, गांव को कितनी ताकत दी जाए, इस पर हमारे देश के 2 महापुरुषों के विचार अलग अलग थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो ग्राम स्वराज की बात करते थे। मतलब हर गांव अपने आप में एक छोटा सा गणराज्य हो, पूरी तरह आत्मनिर्भर। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चिंता बिल्कुल अलग थी। उन्हें डर था कि अगर सारी ताकत गांवों को दे दी गई तो वहां की प्रभावशाली जातियां उसे अपने कब्जे में ले लेंगी, और जो दबे कुचले लोग हैं उनका शोषण और बढ़ जाएगा। और इसी बहस के बीच गांवों को अधिकार देने का सफर दशकों तक चला। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम सुझाया। फिर कई और कमेटियां आईं और 1986 में LM सिंघवी कमेटी ने तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आखिरकार 1992 में आया वो ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन। ये संशोधन सच कहूं तो गांवों के लिए क्रांति से कम नहीं था। इसने संविधान में एक नया हिस्सा पार्ट 9 जोड़ा, एक नई लिस्ट 11th शेड्यूल जोड़ी, जिसमें गांव की सरकारों के लिए 29 सब्जेक्ट्स थे। पर जो सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो थी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटों का रिजर्वेशन। इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। तो हमने गांव के शासन को समझा। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं उन राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को जिन्होंने राम भरोसे जैसे करोड़ों किसानों की जिंदगी और रोजी रोटी पर असर डाला है। बात करते हैं किसान की आजीविका की। आजादी के बाद जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं तो पहली योजना में पूरा फोकस खेती पर था, और नतीजा देखिए। टारगेट था 2.1% ग्रोथ का और हमने हासिल किया 3.6%। जबरदस्त सफलता थी। लेकिन फिर तीसरी योजना तक आते आते युद्ध और सूखे की वजह से हालात बिगड़ गए। 5.6% के टारगेट के सामने हम सिर्फ 2.8% ही हासिल कर पाए। इस उतार चढ़ाव के बाद देश में 2 ऐसी क्रांतियां हुईं जिन्होंने तस्वीर ही बदल दी। भारत, जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब सरप्लस पैदा करने लगा। पहली थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके नायक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और दूसरी थी श्वेत क्रांति
या ऑपरेशन फ्लड, दूध के उत्पादन में, जिसे लीड किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज और आने वाले कल पर। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ये सदियों पुराने गांव के सिस्टम को कैसे बदल रही है। हमारा अगला पड़ाव, डिजिटल गांव का भविष्य। और इस बदलाव की बुनियाद में है भारतनेट। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है देश की हर एक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। समझिए, ये डिजिटल इंडिया की वो नसें हैं जो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर भी काम दिख रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 46,746, जी हां, 46,746 ग्राम पंचायतें सर्विस रेडी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बस इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की देर है। तो इतनी तरक्की हो गई, गांव डिजिटल हो रहे हैं, महिलाएं प्रधान बन रही हैं, लेकिन एक सवाल आज भी मुंह बाय खड़ा है। क्या प्रधान पति का जो चलन है, मतलब चुनी हुई महिला प्रधान के पति या रिश्तेदार ही असल में काम संभालते हैं, क्या ये चीज एक आत्मनिर्भर गांव के पूरे आइडिया को ही कमजोर नहीं कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कागज पर बनी नीतियां और जमीन की हकीकत में कितना फासला है। नमस्कार, चलिए आज एक बहुत बड़ी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है ताकत की, और ये ताकत ऊपर से, मतलब बड़े बड़े दफ्तरों से निकलकर देश के सबसे छोटे, सबसे दूर के गांव तक पहुंचती कैसे है। आइए इसी में गोता लगाते हैं। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? 1 अरब से ज्यादा लोगों को सच में ताकत कैसे दी जाए? जब समस्या इतनी विशाल हो तो आखिर शुरुआत की कहां से जाए? जवाब है, आप एक इंसान से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 अरब लोगों की कहानी को समझने का रास्ता हमेशा एक इंसान की कहानी से होकर ही गुजरता है। तो चलिए मिलते हैं राम भरोसे से, एक किसान। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ इनकी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की कहानी है। इनकी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, इनकी एक छोटी सी समस्या, असल में पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, राम भरोसे के लिए जमीन का वो टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है। जैसा कि कहा गया है, वो उसकी पहचान है, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। सब कुछ वही है। अब जरा राम भरोसे की दिक्कतों को देखिए, कितनी सीधी सादी रोजमर्रा की परेशानियां हैं ना। खेत तक जाने का रास्ता टूट गया है, गांव का तालाब गंदा हो गया है। तो क्या इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी उसे लखनऊ या दिल्ली की तरफ देखना पड़ेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। और बस यहीं से जन्म होता है एक क्रांतिकारी विचार का, स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन इस विचार की राह इतनी आसान नहीं थी। इसके रास्ते में खड़ी थी एक बहुत बड़ी वैचारिक दीवार, जो हमारे देश के 2 महापुरुषों के बीच थी। इस भारी भरकम शब्द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है ताकत को ऊपर से छीनकर नीचे लाना, उसे आम आदमी के हाथों में देना। मतलब अब फैसले दूर शहरों में बैठे अधिकारी नहीं, बल्कि गांव के लोग खुद अपने लिए करेंगे। और यहीं पर देश के 2 सबसे बड़े दिमागों के बीच एक वैचारिक टक्कर हुई। देखिए, एक तरफ थे महात्मा गांधी। उनका सपना था ग्राम स्वराज का। वो मानते थे कि असली भारत तो गांव में बसता है और हर गांव को अपने आप में एक छोटा गणराज्य होना चाहिए, पूरी तरह आत्मनिर्भर। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो जमीनी हकीकत को देख रहे थे। उनका डर, और ये बहुत बड़ा डर था, कि अगर ताकत सीधे गांव को दे दी गई तो वहां की ऊंची जातियां उस पर कब्जा कर लेंगी, और जो दलित पिछड़े हैं उनकी आवाज उठने के बजाय और ज्यादा दब जाएगी। इसी बड़ी बहस के बीच से निकला एक समझौता। संविधान के आर्टिकल 40 में ये लिख दिया गया कि सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो ग्राम पंचायत बनाने के लिए कदम उठाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सलाह थी, कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, जिसका मतलब था कि ठीक है, अच्छा विचार है, भविष्य में देखेंगे। तो आर्टिकल 40 में एक विचार तो बो दिया गया था, पर उससे राम भरोसे के लिए हकीकत बनाने का सफर, वो बहुत लंबा था। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, बल्कि 4 दशकों का एक लंबा और मुश्किल संघर्ष था।
तो इस लंबे सफर में ना 4 बड़े-बड़े पड़ाव आए, 4 कमेटियां बनी। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने ही वो 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर दिया था जो आज भी हम देखते हैं। फिर आई अशोक मेहता और GV.K. राव कमेटी, जिन्होंने बताया कि भाई सिस्टम में बहुत कमियां हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर मोमेंट था वो आया 1986 में। LM सिंघवी कमेटी ने पहली बार यह ऐतिहासिक मांग रखी कि भाई सलाह मशवरे से अब काम नहीं चलने वाला, पंचायतों को संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। असल में इन सारी कमेटियों की खोज का जो सार था ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये पंचायतें तो बिना दांत के शेर जैसी हैं, नाम के लिए शेर, पर ना तो इनके पास कोई असली ताकत थी और ना ही अपना कोई पैसा। और फिर दशकों के संघर्ष, बहसों और सिफारिशों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जब ये विचार सिर्फ एक वादा नहीं रहा बल्कि कानून की शक्ल लेने वाला था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बस एक नंबर याद रखिए, ये वो पल था जिसने राम भरोसे जैसे करोड़ों लोगों के लिए पूरा खेल ही बदल दिया। गांव की सरकार के विचार को अब हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत मिल गई थी। और फिर आई वो तारीख 24 अप्रैल 1993। इस दिन ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। ये तारीख इतनी ज्यादा अहम है कि आज हम इसी दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस कानून ने बलवंत राय मेहता कमेटी के उस सुझाव को पक्का कर दिया। एक 3 लेयर का ढांचा बनाया गया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर जिला परिषद। और सबसे जरूरी बात, अब राम भरोसे और उसके गांव को असली औजार मिले, जैसे कि ग्राम सभा, जो कि गांव की अपनी संसद है जिसमें गांव के सभी वोटर मेंबर होते हैं, या फिर 11वीं अनुसूची। इसे आप एक तरह से गांव की सरकार का मेन्यू कार्ड समझ सकते हैं, जिसमें 29 विषय थे जिन पर वो काम कर सकती थीं। और हाँ, पैसों के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया। लेकिन इस पूरे कानून का अगर कोई एक सबसे क्रांतिकारी कदम था तो वो था आरक्षण। ये डॉक्टर अंबेडकर के उस डर का सीधा और सबसे मजबूत जवाब था कि कहीं सत्ता फिर से कुछ ही ताकतवर लोगों के हाथों में न चली जाए। तो इस कानून ने ये पक्का कर दिया कि SC/ST समुदाय को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो था महिलाओं के लिए आरक्षण। कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए। सोचिए जरा, इस एक कदम ने रातों रात लाखों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर सीधे राजनीति के मैदान में खड़ा कर दिया। ये अपने आप में एक क्रांति थी। तो कहानी यहां तक तो बहुत अच्छी लगती है ना? एक विचार पैदा हुआ, उसने लंबा संघर्ष किया और आखिरकार उसे हमारे संविधान की ताकत मिल गई। लेकिन क्या ये क्रांति पूरी हो चुकी है या अभी भी अधूरी है? तो अब राम भरोसे के पास संवैधानिक ताकत है कि वो अपने खेत की पगडंडी ठीक करवा सके। कागज पर तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या कहानी सच में यहां खत्म होती है? और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म कर रहे हैं। क्या संविधान का वो वादा सच में पूरा हो गया है, जब आज भी प्रधानपति जैसी सच्चाई हमारे सामने है, जहां चुनी हुई महिला की जगह उसका पति या कोई और रिश्तेदार पर्दे के पीछे से पूरी सत्ता चलाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि गांव की जो छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं, उन्हें असल में हल कौन करता है? आज हम गांव की इसी सरकार की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक किसान है, नाम है राम भरोसे। एक सीधा साधा किसान जिसकी पूरी जिंदगी भाई उसके खेत और उसकी फसल के आसपास ही घूमती है। अब सोचिए, अगर एक दिन उसके खेत तक जाने वाली पगडंडी, वो कच्चा रास्ता टूट जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो मदद के लिए किसी बड़े शहर के बड़े दफ्तर का दरवाजा खटखटाएगा? नहीं, यहीं से, इसी छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी समस्या से एक बड़े आइडिया का जन्म होता है। गांव की अपनी सरकार।
आज का हमारा ये सफ़र हमें इस आइडिया की शुरुआत से लेकर इसके कानून बनने तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे दो बड़े नेताओं के इस पर बिल्कुल अलग-अलग नज़रिए थे, कैसे सत्ता पाने का ये मुश्किल सफ़र तय हुआ और क्या ये सपना आज भी कहीं न कहीं अधूरा है। तो फिर राम भरोसे की जो समस्या है उसका समाधान क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार में, स्थानीय स्वशासन। मतलब गांव के फैसले बाहर से कोई आकर नहीं लेगा, बल्कि गांव के लोग मिलकर खुद लेंगे। इस आइडिया को एक तकनीकी नाम भी दिया गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पावर को ऊपर से नीचे लाना, सीधे आम आदमी के हाथों में देना। लेकिन ये आइडिया सुनने में जितना आसान था, इसे हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल। और इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी हमारे दो महान नेताओं के बीच की एक वैचारिक बहस, जिसने भारत के गांवों का भविष्य तय कर दिया। देखिए, एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका सपना था ग्राम स्वराज का। वो मानते थे कि भारत की असली आत्मा तो गांवों में ही बसती है, इसलिए हर गांव को अपने आप में एक छोटा गणराज्य होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने गांव की जातिवादी और सामंती व्यवस्था को बहुत करीब से देखा था। उन्हें डर था कि ये ताकत अगर गांव को दी गई तो ये फिर से कुछ ऊंची जातियों के हाथों में सिमटकर रह जाएगी और दलितों की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। तो इस बड़ी वैचारिक टक्कर के बीच का रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ। संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात तो लिख दी गई, पर इसे कानूनी तौर पर जरूरी नहीं बनाया गया। ये बस एक सलाह थी, एक निर्देश, जिसका पालन करना या ना करना राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। तो संविधान में बात तो आ गई, पर उसे जमीन पर उतारने का कोई साफ रास्ता किसी के पास नहीं था। इसके बाद कहानी में 4 बड़े मोड़ आते हैं, 4 बहुत जरूरी कमिटियों के रूप में, जिन्होंने दशकों तक इस विचार को तराशने का काम किया। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 लेवल वाले सिस्टम का एक खाका तैयार किया। फिर 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी ने इसमें कुछ बदलाव सुझाए, लेकिन असली तूफान आया 80 के दशक में, जब राव और सिंघवी कमेटियों ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिंघवी कमेटी ने पहली बार ये साफ साफ कहा कि अगर पंचायतों को असली ताकत देनी है तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। उन्होंने कहा कि बिना कानूनी ताकत और पैसे के ये पंचायतें बिना दांत के शेर जैसी हैं, और बस यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन सभी कमेटियों की सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जब संसद ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया। ये वो लम्हा था जब गांव की सरकार के इस विचार को संविधान की सबसे बड़ी ताकत मिली। ये नंबर 737 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एक ऐसा नंबर जिसने गांव की सरकार के सपने को हकीकत में बदल दिया। और ये कानून 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। ये तारीख इतनी ज़्यादा अहम है कि इसी दिन को हम आज नेशनल पंचायती राज डे के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गांव की सरकार को असली संवैधानिक ताकत मिली थी। इस एक संशोधन ने संविधान में 3 बहुत बड़े बदलाव किए। एक नया हिस्सा पार्ट 9 जोड़ा गया, एक नई लिस्ट यानी 11th शेड्यूल जोड़ा गया, और पंचायतों को 29 विषयों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया। अब राम भरोसे की टूटी पगडंडी का समाधान दिल्ली या लखनऊ में नहीं, बल्कि उसके अपने गांव में ही था। अच्छा, इस पूरी नई व्यवस्था को 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया। ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर्स को लोकतंत्र की नींव बनाया गया। 3 लेवल का ढांचा जरूरी कर दिया गया, और पंचायतों को पैसा मिले इसके लिए फाइनेंस कमीशन और निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन बनाए गए। लेकिन इस कानून का सबसे मजबूत और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था आर्टिकल 243D, जो आरक्षण की बात करता है। इसने सीधा सीधा डॉक्टर अंबेडकर की उस बड़ी चिंता को दूर कर दिया। इसके तहत SC/ST समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया।
सोचिए, इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को पहली बार घर की दहलीज लांघकर राजनीति के मैदान में ला खड़ा किया। तो कानून तो बन गया और एक पूरी नई व्यवस्था भी खड़ी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे राम भरोसे जैसे लोगों की जिंदगी सच में बदली? क्या गांव की सरकार का वो सपना सच में पूरा हुआ? चलिए देखते हैं। कहानी घूमकर वहीं वापस आ गई है जहां से शुरू हुई थी। उस लंबे संघर्ष के बाद हमारे किसान राम भरोसे को अब यह संवैधानिक हक मिल चुका है कि वो अपनी समस्याओं पर खुद फैसला ले सके। अब उसे मदद के लिए दिल्ली या किसी राजधानी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसके पास अपनी चुनी हुई गांव की सरकार है। हमने पंचायतों को संवैधानिक ताकत तो दे दी, लेकिन एक सवाल जाते जाते, आज भी जमीनी हकीकत में जो प्रधानपति कल्चर है, मतलब जब चुने हुए नेता के पति या घरवाले असली पावर चलाते हैं, क्या ये कल्चर इस पूरी व्यवस्था के असली मकसद को कमजोर नहीं कर रहा है? क्या ग्राम स्वराज की ये यात्रा वाकई पूरी हो चुकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। जमीन के कागजात पर जो लकीरें खींची होती है ना, वो सिर्फ लकीरें नहीं हैं, उनके पीछे एक पूरी कहानी है। एक ऐसा इतिहास जो मुगल बादशाहों से शुरू हुआ, एक व्यापार करने आई कंपनी से गुजरा और आज हमारे हाथ में मौजूद दस्तावेज तक पहुंचा। तो आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। जमीन ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है, पूरी जिंदगी की कमाई है। पर सोचिए, अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए तो वो कौन सा कागज है, वो कौन सा सबूत है जो ये साबित करेगा कि इस जमीन के असली मालिक हम ही हैं? गांव में ये अक्सर होता है। खेत की मेड़ को लेकर दो भाइयों या पड़ोसियों में विवाद हो जाता है। फिर लेखपाल को बुलाया जाता है। लेखपाल आता है, अपनी जरीब निकालता है, कुछ सरकारी कागज देखता है और मिनटों में समाधान हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो कागज, मतलब वो खसरा, वो खतौनी, आखिर ये आए कहाँ से? इनकी कहानी आज की नहीं, सदियों पुरानी है। तो चलिए इस कहानी की एकदम जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि कैसे एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे पूरे भारत की सबसे बड़ी जमींदार बन बैठी। देखिए, ये सब शुरू हुआ 1717 में, जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार की इजाजत दी। एक सीधा साधा व्यापारिक सौदा। लेकिन फिर 40 साल बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये कोई जंग नहीं, एक साजिश थी जिसने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक ताकत दे दी। असली ताकत तो 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद मिली और यहीं से सब कुछ बदल गया। ठीक एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि ने खेल के नियम ही बदल दिए। तो इस संधि से कंपनी को ऐसा क्या मिला? उन्हें मिला एक शब्द जिसने इतिहास बदल दिया, दीवानी। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे इलाके से टैक्स यानी लगान वसूलने का कानूनी हक। सोचिए, एक व्यापार करने वाली कंपनी एक झटके में सरकार बन गई। यही वो मोड़ था जिसने आज के जमीनी कानूनों की नींव रखी। अच्छा, अब टैक्स वसूलने का अधिकार तो मिल गया, पर सवाल था कैसे वसूला जाए। यहीं से अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों के लिए लगान वसूलने के 3 अलग अलग सिस्टम, 3 अलग अलग ब्लूप्रिंट बनाए। ये 3 सिस्टम बहुत ही दिलचस्प थे। पहला था जमींदारी, जिसमें जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया और वो सरकार को टैक्स देता था। ये भारत के करीब 19% हिस्से पर लागू हुआ। फिर आई रैयतवाड़ी, जो सबसे बड़े इलाके 51% हिस्से पर लागू हुई। इसमें किसान यानी रैयत को ही मालिक माना गया और वो सीधा सरकार को टैक्स देता था। और तीसरी थी महालवाड़ी, जिसमें पूरे गांव यानी महाल को एक यूनिट मानकर गांव का मुखिया सबकी तरफ से लगान चुकाता था। अब ये जमींदारी व्यवस्था कितनी सख्त थी, इसका अंदाजा आप इस सूर्यास्त कानून से लगा सकते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर जमींदार ने तय तारीख को सूरज ढलने से पहले लगान जमा नहीं किया तो उसकी पूरी जमींदारी फौरन नीलाम कर दी जाती थी। कोई दूसरी तारीख नहीं, कोई सुनवाई नहीं।
ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि लगान कौन देगा और कैसे देगा। पर सवाल ये था कि कितनी जमीन का। यहीं से जमीन को नापने की कला का वो सफर शुरू होता है जो आज भी हमारे लेखपाल करते हैं। सदियों तक जमीन नापने का जो सबसे जरूरी औजार था वो थी जरीब। ये एक तरह की लोहे की चेन होती थी। और यहाँ एक बहुत मजेदार फैक्ट है, एक खास तरह की जरीब थी, गंटर जरीब, जो ठीक 66 फीट लंबी होती थी। और आपको पता है, आज के क्रिकेट की पिच की स्टैंडर्ड लंबाई भी ठीक 66 फीट ही है। सोचिए, क्रिकेट का नियम जमीन नापने की सदियों पुरानी तकनीक से आया है। देखिए, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले क्या होता था कि हर जगह ज़मीन नापने के अलग-अलग पैमाने थे। कहीं बीघा, कहीं बिस्वा, कहीं गट्ठा, हर कुछ किलोमीटर पर हिसाब बदल जाता था। लेकिन अब सभी सरकारी रिकॉर्ड के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट अपना ली गई, हेक्टेयर, जो पूरे देश में एक जैसी है। तो ये हेक्टेयर होता कितना है? 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। अगर इसे अपनी भाषा में समझें तो ये करीब-करीब 4 पक्के बीघे के बराबर होता है। आज आप कोई भी सरकारी खतौनी उठाकर देख लीजिए, उसमें जमीन का एरिया हमेशा हेक्टेयर में ही लिखा मिलेगा। तो चलिए अब इस पूरे ऐतिहासिक सफर को आज के दिन से जोड़ते हैं और समझते हैं कि वो कौन से 3 मुख्य दस्तावेज हैं जिनका इस्तेमाल आज एक लेखपाल जमीन के विवाद सुलझाने के लिए करता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है खसरा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये खेत का अपना बायोडेटा हो। जमीन के एक अकेले प्लॉट की पूरी जानकारी इसी में होती है। उसका नंबर क्या है, मालिक कौन है, एरिया कितना है और हाँ, उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है। अब खसरे से एक स्टेप ऊपर है खतौनी। ये असल में एक परिवार की जमीनों का ब्यौरा है। मान लीजिए एक ही गांव में एक परिवार के पास 10 अलग-अलग खेत यानी 10 खसरे हैं, तो उन सभी की लिस्ट एक ही जगह उस परिवार की खतौनी में मिल जाएगी। और तीसरा सबसे अहम दस्तावेज है शजरा। ये कुछ और नहीं बल्कि पूरे गांव का एक डिटेल्ड नक्शा है, गांव का मास्टर प्लान। इसमें हर खेत की बाउंड्री और उसका खसरा नंबर साफ-साफ बना होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा खेत किसके बगल में है। तो देखा आपने, मुगल बादशाह के एक फरमान से लेकर अंग्रेज सर्वेयर की जरीब तक, आज के जमीनी नक्शे पर खींची हर एक लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये इतिहास का एक निशान है जो बताता है कि हमारी जमीन हमारी कैसे बनी। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। अब जब जमीन के सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन और डिजिटल हो रहे हैं, तो क्या ये सदियों पुरानी पेचीदगियां और भ्रष्टाचार के रास्ते सच में खत्म हो जाएंगे, या फिर ये एक नई तरह की डिजिटल चुनौती को जन्म देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े मिशन की, भारत के दिल यानी इसके गांवों तक डिजिटल क्रांति को पहुंचाने की। ये नंबर देखिए, 68.8%। ये वो आबादी है जो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के गांवों में रहती थी। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े मौके और एक उससे भी बड़ी चुनौती दोनों की नींव है। और इसी से शुरू होती है कहानी दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक की। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। सबसे पहले देखेंगे भारत के डिजिटल डिवाइड को, फिर बात करेंगे डिजिटल इंडिया के सपने की, उसके मास्टर प्लान की, और फिर ये डिजिटल हाईवे कैसे बन रहा है वो भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिरी में जो सबसे बड़ी चुनौती है, द लास्ट माइल चैलेंज, उस पर भी आएंगे। तो पहला पड़ाव, भारत का डिजिटल विभाजन। और यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी है। देखिए, बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं है, हम यहाँ देश के वर्कफोर्स के इंजन रूम की बात कर रहे हैं। सोचिए, 69% आबादी ग्रामीण है, लेकिन देश की कुल वर्किंग पॉपुलेशन का 72% हिस्सा वहीं से आता है। मतलब ग्रामीण भारत हमारी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है, और इस इंजन को अब चाहिए डिजिटल फ्यूल। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए?
इसकी शुरुआत होती है एक बड़े विजन से, एक सपने से, एक कनेक्टेड देश का सपना। और हाँ, ये डिजिटल इंडिया का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी नींव तो 2006 में ही रख दी गई थी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के साथ। लेकिन असली तेजी, असली मोमेंटम तो 2015 में आया, जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ और ये एक नेशनल मिशन बन गया। और इस मिशन का मकसद क्या था? ये लाइन सब कुछ कह देती है। लक्ष्य सरकार और नागरिक के बीच की दूरी को खत्म करना था, ताकि सेवाएं सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो सकें। मतलब साफ है, ये सिर्फ इंटरनेट केबल बिछाने की बात नहीं थी, ये तो सरकार और लोगों के बीच के रिश्ते को ही बदलने की कोशिश थी। अब देखिए, एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत प्लान चाहिए, है ना? तो आया 3 भाग का एक मास्टर प्लान। ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 के रूप में सामने आया। इस पूरी पॉलिसी को ना 3 आसान मिशन में बांट दिया गया, याद रखने में भी आसान। कनेक्ट, प्रोपेल और सिक्योर। मतलब पहला कनेक्ट, सबको ब्रॉडबैंड से जोड़ो। दूसरा प्रोपेल, 5G और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ। और तीसरा सिक्योर, डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखो। और जो लक्ष्य रखे गए थे, वो सुनकर ही लगता है कि सोच कितनी बड़ी थी। 2022 तक हर नागरिक के लिए 50 Mbps की स्पीड, हर ग्राम पंचायत के लिए 10 Gbps की स्पीड। और यही नहीं, डिजिटल सेक्टर में 40 लाख नई नौकरियां और $100 अरब का इन्वेस्टमेंट। ये एक छोटे मोटे बदलाव का नहीं, बल्कि पूरे देश को बदलने का ब्लूप्रिंट था। तो प्लान तो बन गया, अब बारी थी जमीन पर काम करने की, यानी उस डिजिटल हाईवे को बनाने की जो हर गांव तक पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसे समझने के लिए एक पानी की पाइपलाइन का उदाहरण लेते हैं। जो मेन सबसे मोटी पाइपलाइन है ना, वो है भारत नेट, दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। इसका काम है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए देश के हर गांव के ब्लॉक तक इंटरनेट को पहुंचाना। अब उस मेन पाइपलाइन से जो छोटी छोटी पाइपें निकलकर हर घर तक पानी पहुंचाती हैं, वो है ग्रामनेट। ये भारत नेट के कनेक्शन को गांव के अंदर घरों तक, स्कूलों तक, दफ्तरों तक ले जाता है। और अगर किसी के घर तक पाइप नहीं है तो उसके लिए है जन वाईफाई। ये समझिए कि गांव के चौक पे लगा एक पब्लिक नल है, जहां कोई भी आकर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। बाजार, बस स्टैंड जैसी जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट। अब पर्दे के पीछे भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा था। इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। इसे ऐसे समझिए कि पुराना सिस्टम IPv4 एक छोटा शहर था जहां सारे मकान नंबर खत्म हो रहे थे, और नया सिस्टम IPv6 एक पूरा नया ब्रह्मांड है जहां अरबों खरबों नए पते हैं। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि आने वाले समय में हर डिवाइस को, चाहे वो फ़ोन हो या ट्रैक्टर, इंटरनेट से जोड़ा जा सके। तो प्लान देख लिया, हाईवे कैसे बन रहा है वो भी देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ज़मीनी हकीकत क्या है? फरवरी 2026 में हम असल में कहाँ खड़े हैं? यहीं से शुरू होती है अंतिम छोर की चुनौती। आंकड़ों को देखें तो 2,14,000 इतनी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर की मेन लाइन बिछाई जा चुकी है। ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आए बिछाना तो बस शुरुआत है। और यहीं पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या केबल बिछा देना और घर में बत्ती जला देना एक ही बात है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को अच्छी, भरोसेमंद स्पीड मिल रही है? और इसी गैप को समझने के लिए एक शब्द है, सर्विस रेडी। इसका मतलब है कि बेसिक ढांचा तो पहुंच गया है, इंटरनेट सेवा शुरू की जा सकती है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर घर में हर इंसान के पास एक एक्टिव बढ़िया कनेक्शन है। वापस पानी वाली बात पर आए तो मेन पाइप सड़क के नीचे है, पर हर घर के नल में पानी नहीं आ रहा। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और असल सर्विस के बीच का फर्क। और जब बात 5G जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की आती है, तो हम देखते हैं कि कुछ राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जो 5G बेस स्टेशन लगाने में पूरे देश में सबसे आगे है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र काम कर रहा है, अब राज्य सरकारें भी इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी योजनाएं बना रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का बजट देखिए, गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए, पंचायत भवनों को मॉडर्न बनाने के लिए 57 करोड़, और तो और एक फैमिली आईडी भी बनाई जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे हर परिवार तक पहुंचे। तो ये साफ है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए अब मिशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, NBM 2.0। इसे 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया और अब इसका लक्ष्य सिर्फ बाकी गांवों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि नेटवर्क 95% समय चालू रहे, भरोसेमंद हो, मतलब कनेक्शन ऐसा हो जो जरूरत पड़ने पर धोखा ना दे। तो हमने पूरा सफर देखा, पाइप बिछते देखे, सिस्टम बनते देखा, पर अंत में एक सवाल बचता है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का असली मकसद क्या है? क्या सच्चा डिजिटल एम्पावरमेंट सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन दे देना है, या फिर ये सुनिश्चित करना है कि देश का हर नागरिक उस कनेक्शन का इस्तेमाल अपनी जिंदगी, अपनी कमाई और अपनी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए कर सके? असली चुनौती शायद यहीं से शुरू होती है। गांव में ना हर छोटा बड़ा मामला, और खासकर जब बात जमीन की हो, तो वो एक खास सिस्टम से सुलझता है। आज हम उसी सिस्टम की कह सकते हैं सबसे जरूरी कड़ी, यानी लेखपाल, उनकी भूमिका को एकदम बेसिक से समझेंगे। अच्छा सोचिए, गांव में खेत की मेड़ को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, ये तो बहुत ही आम बात है ना? पर सवाल ये उठता है कि इसका हल निकालेगा कौन? और इसका जवाब हमें मिलता है जब हम प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे एक परिवार की तरह सोचें। मान लीजिए कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो 2 भाई हैं। अब दोनों के काम अलग-अलग हैं, पर मकसद एक ही है कि पूरी व्यवस्था एकदम स्मूथली चलती रहे। तो जो पहला भाई है वो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम है जमीन और लगान का पूरा हिसाब किताब रखना, मतलब ये समझिए कि ये राज्य का मुनीम है। और दूसरा भाई है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम है गांव में सड़क, पानी, इस तरह की सरकारी योजनाओं को लागू करना। तो ये हुआ राज्य का निर्माता। चलिए अब हम इन 2 भाइयों में से पहले वाले यानी राजस्व प्रशासन की दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड, ये पूरी श्रृंखला ऊपर से नीचे तक काम कैसे करती है। तो इस पूरी चेन में सबसे ऊपर मतलब टॉप पर जिले के मालिक, जिन्हें हम आमतौर पर डीएम या कलेक्टर के नाम से जानते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है कि भाई ये डीएम और कलेक्टर, क्या ये 2 अलग-अलग लोग हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये एक ही अधिकारी होते हैं। जब वो लॉ एंड ऑर्डर जैसे जुडिशियल काम करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम कहलाते हैं, और जब वही अधिकारी जमीन से जुड़े मामले जैसे लगान वसूलना, ये सब राजस्व वाले काम देखते हैं तो उन्हें कलेक्टर कहा जाता है। तो मतलब पद एक, लेकिन काम के हिसाब से नाम 2। तो ये है पूरी हायरार्की। डीएम के ठीक नीचे आते हैं एसडीएम, फिर तहसीलदार और उनके नीचे नायब तहसीलदार। उनके भी नीचे होते हैं कानूनगो, जिन्हें रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहते हैं। और इस पूरी चेन के आखिर में बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो सबसे जरूरी कड़ी है वो है लेखपाल। और असल में यही सबसे जरूरी पॉइंट है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसकी नींव ही लेखपाल है। वो गांव की जमीन का कह सकते हैं असली रिकॉर्ड कीपर है, असली मुनीम है, और उसी के बनाए रिकॉर्ड्स पर पूरा का पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टिका होता है। तो सवाल अब ये है कि एक लेखपाल अपना काम करता कैसे है? उसके पास ऐसे कौन से औजार हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे जमीन से जुड़े मसले सुलझाए जाते हैं? आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है खसरा। इसे आप किसी भी खेत का बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र समझ सकते हैं। इसमें 12 कॉलम होते हैं और खेत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है, जैसे इसका मालिक कौन है, इस पर कौन सी फसल उगी हुई है, और यहाँ तक कि इसकी मिट्टी किस तरह की है। खसरे के बाद जो दूसरा जरूरी कागज है वो है खतौनी,
ये एक तरह से किसी एक परिवार का लैंड रिपोर्ट कार्ड है। मतलब उस परिवार की गांव में जहां-जहां भी जमीन है, उसका सारा ब्यौरा एक ही जगह पर इसमें मिल जाता है। और हाँ, ये हर 6 साल में रिन्यू होती है। और खतौनी कितनी डिटेल में होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 23 कॉलम होते हैं। ये दिखाता है कि एक परिवार की जमीन का मालिकाना हक, उस पर कोई लोन तो नहीं है, और ऐसे ही न जाने कितनी बारीक जानकारियां, कितनी कितनी सटीकता से इसमें दर्ज की जाती हैं। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड सिर्फ दफ्तर में बैठकर तो नहीं बन सकते, सही बात है ना? इसके लिए लेखपाल को खुद खेतों में जाना पड़ता है। और जैसे किसान साल में 3 फसल लेता है, ठीक वैसे ही लेखपाल भी साल में 3 बार खेतों का इंस्पेक्शन करता है। इसी इंस्पेक्शन को पड़ताल कहते हैं। खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से शुरू होती है, रबी की 1 जनवरी से और जायद की 1 मई से। वैसे ये जो पद है लेखपाल का, ये कोई आज का नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, सल्तनत काल तक जाता है। चलिए, इसके इस दिलचस्प सफर पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। इस पद की जड़ें मिलती है सल्तनत काल में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पटवारी के नाम से शुरू किया था। सालों तक यही नाम चला। फिर आज़ादी के बाद 1952 में किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम बदलकर लेखपाल कर दिया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी था। एक और मज़ेदार बात यह है कि लेखपाल भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं राजस्व लेखपाल। इन्हें आप गांव का एक जनरल डॉक्टर समझ सकते हैं, जो रोजमर्रा के जमीनी मामले देखते हैं, और ये सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करते हैं। वहीं दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। ये एक स्पेशलिस्ट सर्जन की तरह हैं। ये सिर्फ तब आते हैं जब बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करने जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन यानी चकबंदी करनी हो, और ये सीधे चकबंदी आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं। तो हमने लेखपाल के इतिहास से लेके आज के काम करने के तरीके को समझा। लेकिन भविष्य का क्या? आज जब लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल हो रहे हैं, ड्रोन से खेतों के नक्शे अपडेट हो रहे हैं, ऐसे में लेखपाल की ये जो बिल्कुल जमीनी फील्ड वाली भूमिका है, ये कैसे बदलेगी? क्या टेक्नोलॉजी इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देगी, या फिर इसका रूप ही पूरी तरह से बदल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। चलिए आज बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त कहानी की, जिसमें एक बिल्कुल नए आज़ाद हुए देश ने लगभग 66 सालों तक 5-5 साल के टुकड़ों में अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश की। सोचिए, कितना बड़ा सवाल था ये। आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने यही तो चुनौती थी। एक तरफ बंटवारे का जख्म था, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का पेट भरने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो ऐसे में इस इतने बड़े काम की शुरुआत आखिर हो तो हो कहाँ से? और इसी विशाल चुनौती का जवाब था 5 वर्षीय योजनाएं। देखिए, ये सिर्फ कुछ सरकारी कागज नहीं थे, ये तो एक नए राष्ट्र का ब्लूप्रिंट था। अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से गढ़ने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास। तो ये सफर 1951 में शुरू हुआ और 2017 तक चला। कुल मिलाकर 12 योजनाएं आईं। लेकिन ये सफर कोई सीधी सपाट सड़क जैसा नहीं था। इस दौरान 2 बार ऐसा भी हुआ जब हमें योजनाओं को बीच में रोकना पड़ा, जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। तो इस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है नींव रखने से, बिल्कुल वैसे जैसे एक किसान घर बनाने से भी पहले खेत तैयार करता है ना? जमीन को नरम करता है ताकि बीज बोया जा सके। बस ठीक यही सोच देश की पहली योजना के पीछे भी थी। पहली पंचवर्षीय योजना, जो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी, उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बुनियादी चीजों पर था। कृषि, सिंचाई और बिजली। भाखड़ा नांगल जैसे जो बड़े बड़े बांध बने ना, वो इसी दौरान बने। मकसद साफ था, खेतों को पानी मिले और देश को ऊर्जा। और नतीजा कमाल का, उम्मीद से कहीं बेहतर। लक्ष्य रखा गया था 2.1% की विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। ये एक ऐसी शानदार शुरुआत थी जिसने पूरे देश का हौसला बढ़ा दिया।
पहली कामयाबी के बाद रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल के तहत फोकस कृषि से हटकर सीधा भारी उद्योगों पर चला गया। सोच ये थी कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे मशीनें बनाने वाली मशीनें खुद बनानी होंगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था। हमने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जबरदस्त स्टील प्लांट तो बना लिए, पर हालत ये हो गई कि अपने लोगों का पेट भरने के लिए हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ रहा था। कृषि को नज़रअंदाज करने की ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां बड़े बड़े प्लान्स का सामना असलियत की ज़मीन से हुआ। ये वो दौर था जिसने देश के इरादों का कड़ा इम्तिहान लिया। तीसरी योजना, जो 1961 से 1966 तक चली, उसे भारत के इतिहास की सबसे असफल योजना माना जाता है। फर्क देखिए, हम 5.6% की ग्रोथ का सपना देख रहे थे और हकीकत में सिर्फ 2.8% पर ही अटक कर रह गए, आधा। तो आखिर हुआ क्या था? एक के बाद एक 3 बड़े संकटों ने देश को बुरी तरह से झकझोर दिया। पहले 1962 में चीन से जंग, फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग, और जो कुछ कसर बची थी वो 1965-66 के भयानक सूखे ने पूरी कर दी। देश की हालत सच कहें तो इतनी खराब हो चुकी थी कि अगले 5 साल का कोई लंबा चौड़ा प्लान बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। इसीलिए 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया गया और उनकी जगह एक साल के छोटे छोटे प्लान्स चलाए गए। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट कुछ सिखाकर जाता है। इसी मुश्किल दौर में हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी बनी 2 बहुत ज़रूरी संस्थाएं। एक FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अनाज खरीदता है और स्टोर करता है, और दूसरा CACP, जो फसलों की MSP तय करने में मदद करता है। मतलब संकट ने हमें कुछ बेहद ज़रूरी सबक भी सिखाए और ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। छठी योजना में 1982 में बना नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे एक तरह से भारत के गांव का रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं, जिसका काम खेती और ग्रामीण विकास के लिए पैसों का इंतजाम करना है। और अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे रोमांचक मोड़ पर। ये वो दौर था जब भारत ने अपनी पूरी की पूरी आर्थिक सोच को ही बदल दिया और एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलना शुरू किया। 8वीं योजना एक गेम चेंजर थी। ये 1991 के ऐतिहासिक LPG रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद की पहली योजना थी। राव मनमोहन मॉडल पर आधारित इस योजना ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया और नतीजे हैरान करने वाले थे। लक्ष्य था 5.6% का और हासिल हुए 6.8%। ये अब तक की सबसे कामयाब योजना साबित हुई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो सोच में आया। पहली बार फोकस सिर्फ कारखानों और बांधों से हटकर भारत की सबसे बड़ी दौलत पर आया, यानी यहाँ के लोगों पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य और उनके हुनर पर। खैर, 12 योजनाओं के बाद साल 2017 में योजना आयोग का ये 66 साल का लंबा सफर खत्म हो गया। अब योजना आयोग की जगह ले ली थी नीति आयोग ने। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। जहां योजना आयोग टॉप डाउन था, मतलब दिल्ली में बैठकर राज्यों के लिए प्लान बनता था, वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। अब 5 साल के सख्त प्लान की जगह 3 साल, 7 साल और 15 साल के विजन पर काम होता है, जो आज के समय के हिसाब से ज्यादा लचीला और आधुनिक माना जाता है। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो सार यही है, शुरुआत हुई थी अपना पेट भरने की चुनौती से और हम पहुंचे वैश्विक महत्वाकांक्षा तक। हर योजना ने अपनी पिछली योजना की गलतियों और कामयाबियों से कुछ न कुछ सीखा और देश को आगे बढ़ाया। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं
66 साल की सेंट्रल प्लानिंग के बाद अब भारत एक नए मॉडल पर चल रहा है। इसकी विकास की कहानी के अगले अध्याय में सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है, इस पर जरूर सोचिएगा। हम सब सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी है हमारी जमीन की, हमारे किसानों की और हमारे भविष्य की। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये तमगा, ये पहचान भारत से इतनी मजबूती से क्यों जुड़ी है? क्या ये बस कहने की बात है या फिर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं? इसका जवाब कुछ ऐसे नंबर्स में है जो सच में चौंकाने वाले हैं। ये देखिए, 51%। जी हाँ, 51%। भारत की कुल जमीन का इतना बड़ा हिस्सा आज भी खेती के काम आता है। जरा सोचिए, आधे से ज्यादा भारत खेत है, और यही वो नंबर है जो हमें दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल अलग जगह देता है। अच्छा, अब इस 51% को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दुनिया के दूसरे बड़े देशों को देखते हैं ना, तो ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। अमेरिका, सोचिए, अपनी सिर्फ 20% जमीन पर खेती करता है। चीन 11% और कनाडा तो बस 5%। तो अब अंदाजा लग रहा है कि हमारी खेती पर निर्भरता कितनी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल कृषि व्यवस्था, इसकी नींव रखी कैसे गई? चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में और जानते हैं उन लोगों और उन फैसलों के बारे में जिन्होंने आज की भारतीय खेती की शक्ल तय की। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद 1950 में तय हुआ कि खेती-बाड़ी पूरी तरह से राज्यों का मामला होगा। मतलब हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाएगा। लेकिन फिर काफ़ी सालों बाद 2006 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इसे समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब केंद्र सरकार भी खेती से जुड़े कानून बना सकती थी। और इस पूरे सफर को रास्ता दिखाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति बनने से पहले देश के खाद्य और कृषि मंत्री थे। फिर आए स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। और तीसरे मोहिंदर सिंह रंधावा, वो शख्स जिन्होंने इस पूरी कहानी को भारतीय कृषि का इतिहास नाम की किताब में दर्ज किया। तो ये तो हुई पॉलिसी और बनाने वालों की बात। अब सीधे चलते हैं जमीन पर, खेतों में। भारत इतना बड़ा और इतना अलग अलग है कि यहाँ की मिट्टी, मौसम, हर चीज की अपनी एक कहानी है और बड़ी रंगीन कहानी है। अब देखिए, इस विविधता को साइंटिफिकली समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरे भारत को 15 अलग-अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा है। और मजे की बात देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में ही इन 15 में से 9 जोन आ जाते हैं। मतलब एक ही राज्य के अंदर मौसम और मिट्टी की कितनी वैरायटी है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि हमारी थाली में क्या क्या और कहां से आता है। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। धान यानी कि चावल, इसके लिए तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा ही कहते हैं। और गन्ना तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कहानी सिर्फ गेहूं, चावल, गन्ने पर खत्म नहीं होती। भारत के पास काला नमक चावल जैसे खजाने भी हैं। ये सिद्धार्थनगर का चावल है और इसकी खुशबू और स्वाद की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। यही तो हमारी खेती की असली गहराई है। तो भारतीय खेती की कहानी सिर्फ जमीन और फसल तक ही सीमित नहीं है। इसके 2 और बहुत मजबूत पहलू हैं। एक है विज्ञान की ताकत और दूसरा किसानों का लंबा संघर्ष। हमारी खेती को साइंस का सहारा देने के लिए ये कुछ बड़े नाम हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर है नई दिल्ली का ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये समझिए कि ये सबका हेड है। फिर जोधपुर में CAGRI है जो खास तौर पर सूखे इलाकों के लिए रिसर्च करता है। और दालों के लिए उसके लिए है कानपुर का IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। लेकिन ये हक हमेशा आसानी से नहीं मिले। किसानों को लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी हैं। इतिहास में देखें तो 1859 का नील विद्रोह, जब किसानों ने जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ आवाज उठाई,
और फिर 1928 का बारडोली सत्याग्रह। अंग्रेजों ने 30% लगान बढ़ा दिया था और किसानों ने इसका डटकर मुकाबला किया और जीते भी। और हाँ, इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला। तो ये तो बात हुई इतिहास और आज की। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य में हमारे खेत कैसे हो सकते हैं, क्या शक्ल ले सकती है हमारी खेती। और भविष्य कुछ ऐसा दिख सकता है। सोचिए, खेती बिना मिट्टी के। जब पौधों को सिर्फ पोषक तत्व मिले हुए पानी में उगाया जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और एक स्टेप और आगे बढ़ें तो आता है एरोपोनिक्स। इसमें तो पानी भी कम लगता है, बस जड़ों पर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाता है और पौधे हवा में उगते हैं। ये दोनों तकनीकें, कम जगह कम पानी में ज्यादा फसल, ये खेती में एक क्रांति लाने का दम रखती हैं। तो हमने विज्ञान देखा, इतिहास देखा और संघर्ष की कहानी भी समझी। पर अब जब हम आगे देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्लाइमेट चेंज यानी बदलता मौसम, या ये नई नई टेक्नोलॉजी, या फिर इन सब से अलग कुछ और ही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। चलिए आजाद भारत के एक सफर पर चलते हैं, एक 67 साल लंबा सफर। ये कहानी है उन महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजनाओं की जिनमें देश की उम्मीदें थीं, नाकामियां थीं और जिसने भारत की तकदीर को बनाया, बिगाड़ा और फिर से संवारा। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहली ईंट रखने से लेकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाने तक की ये पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, एक नया आजाद भारत जो एक किसान की तरह था। अरे भाई, घर बनाने से पहले जमीन तो तैयार करनी ही थी ना। तो पहली योजना का फोकस था एकदम बेसिक चीजों पर, खेती बाड़ी, सिंचाई की व्यवस्था और बिजली। और आप सोचिए, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 37%, इन्हीं चीजों पर लगाया गया। और इसका नतीजा जबरदस्त। देश ने न सिर्फ अपना टारगेट पूरा किया बल्कि उसे पार भी कर गया। और इसके पीछे भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हाथ था। अब जब लगा कि खाने पीने का इंतजाम हो गया है तो फोकस शिफ्ट हुआ घर बनाने पर, मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाने पर। और इसी के चलते भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट खड़े हुए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक खतरनाक असंतुलन पैदा हो गया। देखिए, हम स्टील तो बना रहे थे पर हमारे पास खाने के लिए अनाज कम पड़ रहा था। खेती का बजट घटाकर सिर्फ 20% कर दिया गया था। नतीजा, देश में खाने का भयानक संकट खड़ा हो गया और हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सबक था। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये एक बहुत मुश्किल दौर था, एक ऐसा वक्त जब देश की आर्थिक प्लानिंग लगभग बिखरने की कगार पर आ गई थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, खेती और इंडस्ट्री दोनों में आत्मनिर्भर बनना। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहले 1962 में चीन से जंग, फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग और ऊपर से भयंकर सूखा। इन सब ने मिलकर इस प्लान की कमर ही तोड़ दी। आप इस गैप को देखिए, टारगेट था 5.6% का और हासिल हुआ सिर्फ 2.8%, मतलब जो सोचा था उसका ठीक आधा। ये दिखाता है कि हालात कितने खराब थे। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट कुछ सिखाकर जाता है। इस बड़ी नाकामी से ही 2 बहुत जरूरी संस्थाओं का जन्म हुआ। पहला भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और दूसरा MSP सिस्टम। आज जो हमारी फूड सिक्योरिटी की नींव है वो इसी संकट की देन है। अर्थव्यवस्था की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सरकार को एक तरह से ब्रेक लेना पड़ा। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को 3 साल के लिए रोक दिया गया और उसकी जगह छोटी छोटी 1-1 साल की योजनाएं बनाई गईं ताकि बस किसी तरह देश वापस पटरी पर आ सके। अब संकट के बाद फोकस बिल्कुल साफ हो गया था। वापसी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी।
गरीबी पर सीधा हमला करना और गांव को जमीनी स्तर से मजबूत बनाना। और यहीं से आया वो मशहूर नारा गरीबी हटाओ। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र था। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, एक नया नजरिया था। और जानते हैं क्या, ये काम कर गया। इस प्लान ने अपना ग्रोथ टारगेट भी पार कर लिया। तो इस दौर की सबसे बड़ी देन थी ग्रामीण भारत का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटे किसानों और कारीगरों तक पैसा पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज बने। और फिर आया नाबार्ड, जिसे गांवों का रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। ये संस्थाएं आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान हैं। अब एक और मुश्किल दौर के बाद साल आया 1991। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। और इसके बाद जो योजना आई, उसने देश की तरक्की की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये नंबर देखिए, 6.8%। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट थी, जो अपने 5.6% के टारगेट से कहीं ज्यादा थी। इसे भारत की अब तक की सबसे कामयाब योजना माना जाता है। और ये राव मनमोहन के आर्थिक सुधारों का ही नतीजा था। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव सोच का था। पहली बार फोकस सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। मतलब लोगों की पढ़ाई, उनकी सेहत और उनके हुनर पर पैसा लगाना, क्योंकि असली दौलत तो यही है ना। तो अब हम नई सदी में आ चुके हैं। यहाँ आखिरी योजनाओं का मकसद था ग्रोथ को और तेज करना और समावेशी बनाना, मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद प्लानिंग के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह आया नीति आयोग। फर्क क्या था? योजना आयोग एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ काम करता था। मतलब दिल्ली में प्लान बनता था और राज्यों को उसे लागू करना होता था। लेकिन नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह है, जो राज्यों के साथ मिलकर सलाह मशवरे से काम करता है। तो ये देखिए, 1951 से शुरू हुआ ये सफर 2017 में आके पूरा हुआ। खेती से शुरुआत, फिर इंडस्ट्री, बीच में जंग और सूखे का संकट, फिर गरीबी पर वार और आखिर में उदारीकरण। ये पूरी कहानी है सीखने की, हालातों के हिसाब से खुद को बदलने की और एक राष्ट्र बनाने की जिद की। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की दुनिया कितनी तेज है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। तो ऐसे में क्या पंचवर्षीय योजना जैसी लंबी सोची समझी प्लानिंग की कोई अहमियत है? खासकर जब बात ग्रामीण विकास की हो। क्या उस दौर की बड़ी सोच से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? कभी सोचा है उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य आखिर चलता कैसे है? इसकी प्रशासनिक मशीनरी को समझना काफी दिलचस्प है। और आज हम इसी मशीनरी के एक बहुत ही जरूरी पुर्जे, मतलब लेखपाल की भूमिका को करीब से देखने वाले हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि पूरा का पूरा राज्य प्रशासन एक परिवार है और इस परिवार को 2 भाई मिलकर चलाते हैं। एक भाई का काम है परिवार की संपत्ति, मतलब रेवेन्यू को संभालना, और दूसरे का काम है परिवार की देखभाल यानी डेवलपमेंट का काम देखना। तो आज हम बात करेंगे उस भाई की जो रेवेन्यू वाला काम देखता है। तो ये जो परिवार वाली बात हमने की, चलिए अब इसे असली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में देखते हैं। असल में ये 2 मेन पिलर्स में बटा हुआ है। एक है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब रेवेन्यू वाला जो हिस्सा है ना, वो जमीन, उसके रिकॉर्ड्स, टैक्स कलेक्शन, इन सब चीजों को देखता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्टेट की संपत्ति का अकाउंटेंट है। और वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट वाला हिस्सा है, जो लोगों की भलाई के लिए सरकारी स्कीम्स लागू करता है, जैसे सड़कें, पानी और दूसरी सुविधाएं। मतलब ये लोगों का केयर टेकर है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। फोकस करते हैं रेवेन्यू वाली ब्रांच पर और देखते हैं कि ऊपर से लेके बिल्कुल जमीनी स्तर तक, मतलब गांव तक, कौन कौन होता है इस चेन में। तो ये जो हायरार्की है, इसकी शुरुआत होती है सबसे ऊपर बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब से। फिर उनके नीचे आते हैं एसडीएम, तहसीलदार,
नायब तहसीलदार और फिर कानूनगो। और इस चेन की सबसे आखिरी लेकिन कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी कड़ी है लेखपाल। असल में यही तो इस पूरे सिस्टम की नींव है। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। ये जो डीएम और कलेक्टर या एसडीएम और एसडीओ के पद हैं, ये असल में एक ही अफसर के होते हैं। जब वो अफसर जुडिशियल काम करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, और जब वही अफसर रेवेन्यू का काम देखता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है ना इंटरेस्टिंग? बस काम बदला और टाइटल बदल गया। तो ये जो लेखपाल का पद है, ये कोई आज का नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। और इनके पास कुछ खास किस्म के टूल्स, मतलब दस्तावेज होते हैं जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इतिहास में झांकें तो इस पद की शुरुआत हुई थी सल्तनत काल में, तब इसे पटवारी कहते थे। फिर मुगलों के टाइम में खासकर शेर शाह सूरी और अकबर ने इसे और मजबूत किया, और आज़ादी के बाद 1952 में चौधरी चरण सिंह ने इसका नाम पटवारी से बदलकर लेखपाल कर दिया। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि लेखपाल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं राजस्व लेखपाल, जो रोजमर्रा के जमीनी काम देखते हैं, और दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। इनका काम खास होता है। जब बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसे चकबंदी कहते हैं, तब ये काम आते हैं। मतलब एक तरह से राजस्व लेखपाल जनरल फिजिशियन है, तो चकबंदी लेखपाल स्पेशलिस्ट सर्जन। तो सवाल यह है कि लेखपाल अपना काम करते कैसे हैं? उनके पास कुछ बहुत ही जरूरी कागजात होते हैं जो किसी भी जमीन के ऑफिशियल रिकॉर्ड का बेस होते हैं। इसमें सबसे पहला और जरूरी है खसरा। आप इसे किसी भी खेत का बर्थ सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। इसमें उस जमीन के एक एक टुकड़े की पूरी डिटेल होती है। मालिक कौन है, कौन सी फसल उगी है, जमीन कैसी है, सब कुछ। इसमें टोटल 12 कॉलम होते हैं जिनमें सारी जानकारी भरी जाती है। खसरा के बाद आता है खतौनी। ये एक परिवार का लैंड आईडी कार्ड जैसा होता है। मतलब एक परिवार के पास गांव में जहां जहां भी जमीन है, उन सब का ब्यौरा एक ही जगह इस खतौनी में मिल जाता है। इसमें 23 कॉलम होते हैं, और हां, इसे हर 6 साल में रिन्यू किया जाता है। इन दोनों के अलावा और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि शजरा, जो कि पूरे गांव का एक डिटेल्ड नक्शा होता है। फिर है किसान बही। ये किसान की अपनी पासबुक की तरह है, जिसे 1992 में शुरू किया गया था। और एक होता था खेवट, जो जमींदारी के टाइम का रजिस्टर था, पर 1950 के बाद इसे खत्म कर दिया गया। तो ये तो हुई कागजों की बात। लेकिन लेखपाल का काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं होता। असल में उनके काम का सबसे जरूरी हिस्सा है फील्ड में जाना, मतलब जमीन का मुआयना करना। जैसे साल में 3 मुख्य फसलें होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक वैसे ही लेखपाल भी साल में 3 बार खेतों का इंस्पेक्शन करते हैं। इसी इंस्पेक्शन को पड़ताल कहते हैं। और इन तीनों पड़ताल की तारीखें भी फिक्स होती हैं। पहली शुरू होती है 10 अगस्त को, दूसरी 1 जनवरी को और तीसरी 1 मई को। तो इतना सब जानने के बाद मन में सवाल आता होगा कि कोई लेखपाल बनता कैसे है? क्या चाहिए होता है इस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, यूपी लेखपाल सर्विस रूल्स 2006 के हिसाब से ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बस 12वीं पास चाहिए होती है, और सिलेक्शन का प्रोसेस भी सीधा है। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है। अगर 2 लोगों के नंबर बराबर आ जाएं, तो पहले जिसका स्कोर ज़्यादा है उसे चुना जाता है, और अगर वो भी बराबर हो तो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसे प्रेफरेंस मिलती है। इस पूरे सिस्टम से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं जो जाननी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चरल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस होता है, जहां लोग अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। और जमाबंदी यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हर 4 साल में अपडेट होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि लेखपाल का काम सिर्फ जमीन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना नहीं है। वो गांव के लेवल पर सरकार की आंख और कान है। प्रशासन का असली चेहरा वही है जो जमीन पर मौजूद है। उन्हीं की रिपोर्ट से तो पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी चलती है। तो चाहते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जमाना सैटेलाइट इमेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स का है। तो ऐसे में क्या जमीन पर जाकर काम करने वाले लेखपाल की भूमिका उतनी ही जरूरी रहेगी, या आने वाले वक्त में ये पूरी तरह बदल जाएगी?
इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हमारे देश के लाखों गांव में जहां असल भारत बसता है, वहां सरकार चलती कैसे है? आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी क्रांति की कहानी जिसने सत्ता को दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे करोड़ों लोगों को अपनी किस्मत खुद लिखने का हक मिला। चलिए मिलते हैं राम भरोसे से। वो एक आम किसान है और उनकी परेशानियां भी बहुत आम हैं। खेत तक जाने वाला रास्ता टूट गया है, गांव का जो तालाब है वो गंदगी से भरा पड़ा है। अब सोचिए, ये ऐसी दिक्कतें हैं जिनके लिए दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी की सरकारें बहुत बहुत दूर हैं। तो सवाल यही था, राम भरोसे जैसे करोड़ों लोगों की सुनेगा कौन? और बस इसी एक सवाल ने भारत के लोकतंत्र में एक बिल्कुल नए अध्याय की नींव रखी। और इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा था, स्थानीय स्वशासन। मतलब बिल्कुल सीधा सा है, गांव के मसले गांव के लोग ही सुलझाएंगे। दिल्ली में बैठे अफसर नहीं, बल्कि गांव के अपने ही चुने हुए लोग ये तय करेंगे कि सड़क किधर से बनेगी और तालाब की सफाई कैसे होगी। इसी को थोड़ा टेक्निकल भाषा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी पावर का ऊपर से नीचे आम आदमी तक का सफर। लेकिन देखिए, ये विचार सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इस पर भारत के दो सबसे बड़े थिंकर्स की राय एक नहीं थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका सपना था ग्राम स्वराज का, कि हर गांव अपने आप में एक छोटा सा गणराज्य हो। पर दूसरी तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो गांव की सामाजिक सच्चाई को बहुत करीब से जानते थे। उन्हें एक डर था कि कहीं ये ताकत गांव की दबंग जातियों के हाथ में न चली जाए और दलितों पिछड़ों की आवाज और न दब जाए। तो बस इसी वैचारिक मंथन के बीच एक सही रास्ते की तलाश शुरू हुई। कई कमेटियां बनी, रिपोर्टें आईं। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने वो मशहूर 3 टियर स्ट्रक्चर दिया, यानी गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर पंचायत। फिर और भी कमेटियां आईं, लेकिन जो असल ब्रेक थ्रू हुआ वो हुआ 1986 में, जब एल.एम. सिंघवी कमेटी ने बीमारी की सही नब्ज पकड़ी। उन्होंने कहा कि असली प्रॉब्लम ताकत की नहीं, बल्कि संवैधानिक दर्जे की है। और सिंघवी कमेटी ने जो कहा वो एक लाइन इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, पंचायतें बिना दांत के शेर की तरह हैं। सोचिए कितना सटीक कहा। मतलब कहने को तो शेर हैं, पर उनके पास कोई असली ताकत है ही नहीं, ना अपना पैसा, ना अपने अधिकार। वो तो बस राज्य सरकारों की दया पर जी रही थी। और फिर सालों के इंतजार और दर्जनों रिपोर्ट्स के बाद एक नंबर ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा नंबर जिसने उस बिना दांत के शेर को असली दांत दिए, असली ताकत दी। और वो नंबर था 73वां संविधान संशोधन। इस एक संशोधन ने हमारे संविधान में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर जोड़ दिया, भाग 9। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये गांव की सरकार को एक संवैधानिक गारंटी थी, एक कवच था। अब पंचायतें सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर नहीं थीं, अब उन्हें ताकत सीधे भारत के संविधान से मिल रही थी। ये अपने आप में एक खामोश क्रांति थी। तो आखिर इस 73वें संशोधन ने दिया क्या? इसने असल में पंचायतों को एक पूरी किट दी। सबसे पहले भाग 9, जिसने उन्हें कानूनी ढांचा दिया। फिर एक नई लिस्ट, 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय थे। सड़कें, पीने का पानी, लोकल बाजार, ये वो काम थे जिन पर अब गांव की सरकारें खुद फैसले ले सकती थीं। ये एक तरह से गांव की सरकार का अपना मेन्यू कार्ड था। और इस पूरी नई व्यवस्था की नींव क्या है? वो है ग्राम सभा। आर्टिकल 243A के तहत ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है, इसे गांव की अपनी संसद समझिए, जहां सिर्फ चुने हुए नेता नहीं, बल्कि गांव का हर एक रजिस्टर्ड वोटर मेंबर होता है। यही तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि सबके सामने होते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की उस चिंता का क्या कि ताकत कुछ ही हाथों में सिमट जाएगी? उसका जवाब दिया आर्टिकल 243D ने, आरक्षण। SCS और STs के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व की गईं। और फिर वो कदम उठाया गया जो एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं था, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण।
इस एक नियम ने रातों रात लाखों महिलाओं को घर से निकाल के गांव की राजनीति के केंद्र मिलाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, सिस्टम तो बन गया, पर ये चले कैसे? इसे मजबूती देने के लिए 3 पक्के खंभे लगाए गए। पहला, 5 साल का फिक्स्ड कार्यकाल, मतलब कोई भी राज्य सरकार अब अपनी मर्जी से पंचायत को भंग नहीं कर सकती। दूसरा, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, ताकि पंचायतों को पैसे के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े। और तीसरा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि चुनाव भी बिल्कुल निष्पक्ष हो। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संविधान ने तो ताकत गांव तक पहुंचा दी, पर असली सवाल ये है कि क्या वो ताकत राम भरोसे के हाथ तक पहुंची? आज भी हम प्रधानपति या सरपंच पति जैसे शब्द सुनते हैं, जहां चुनी हुई तो महिला है, पर हुक्म उसका पति चला रहा होता है। तो सोचने वाली बात यही है, क्या कागज पर जो क्रांति हुई वो जमीन पर भी उतनी ही कामयाब है? इस पर सोचिएगा जरूर।